ये मेरा फर्स्ट वीडियो लेक्चर है बॉटनी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में साइटोलॉजी चैप्टर से, जो बॉटनी के सेकंड पेपर की फर्स्ट यूनिट है। तो नॉर्मली इसको ये स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हमको जाननी पड़ेंगी जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज़ तो ये है कि साइटोलॉजी क्या है। साइटोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। ये चीज़ याद रखने की है कि साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। साइटोलॉजी में हम सिर्फ सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, जबकि सेल बायोलॉजी में हम सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तो सबसे पहले अगर सेल के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले सेल की जो डिस्कवरी थी वो की थी साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने जो सबसे पहला सेल डिस्कवर किया था वो एक प्लांट सेल था, मगर वो जो प्लांट सेल था वो डेड था। उनको वो बॉटल के कॉर्क में से मिला था। सेकंड डिस्कवरी जो पहला लिविंग सेल जिसने डिस्कवर किया, उन साइंटिस्ट का नाम था एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने सबसे पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी करी। साथ ही साथ बाद में इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का खिताब मिला। नेक्स्ट चीज़ जो हमें रिमेंबर रखने की वो है सेल थ्योरी। जो सेल थ्योरी थी, जो फर्स्ट सेल थ्योरी आई थी, वो दो साइंटिस्ट ने दी थी, जिनका नाम था पहला मैथियस क्लेडेन और जो सेकंड साइंटिस्ट थे वो थे थियोडर स्वान। इन दोनों ने सेल थ्योरी दी थी, लेकिन इनके द्वारा दी गई जो सेल थ्योरी थी वो ये नहीं बता पाती थी जो नया सेल है वो कहाँ से आया। तो इनकी सेल थ्योरी को थोड़ा एडवांस करके एक नए साइंटिस्ट ने मॉडर्न सेल थ्योरी दी। मॉडर्न सेल थ्योरी में जो कंट्रीब्यूशन था वो मैथियस क्लेडेन और थियोडर स्वान का था। साथ ही साथ एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉडोल्फ विर्चाव। उन्होंने सेल थ्योरी को एक नया डायरेक्शन दिया। उन्होंने ये बताया जो नए सेल बनते हैं वो पुराने सेल से ही बनते हैं, और इन्होंने इस चीज़ को सेल लीनिएज कहा। तो जो मॉडर्न थ्योरी की अगर बात करी जाए कि किसने दी थी, तो कंट्रीब्यूशन तो तीनों साइंटिस्ट का था, लेकिन मॉडर्न सेल थ्योरी में मेनली अगर पूछा जाता है तो नाम आता है रॉडोल्फ विर्चाव का। नेक्स्ट चीज़, सेल थ्योरी के एक्सेप्शंस क्या हैं। सेल थ्योरी के एक्सेप्शन हैं वायरसेस। सेल थ्योरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बता सकती है, लेकिन वायरसेस जो थे वो लिविंग के साथ साथ नॉन लिविंग कैरेक्टर भी शो करते थे। इस वजह से वायरसेस को सेल थ्योरी का एक्सेप्शन माना गया। अब हम मेन बात करेंगे कि एक सेल में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। तो हम नॉर्मली यूकैरियोटिक प्लांट सेल की बात कर रहे हैं। यूकैरियोटिक प्लांट सेल में दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है सेल एनवेलप और दूसरा होता है प्रोटोप्लाज्म। जो सेल एनवेलप होते हैं वो सेल को कवर करके रखते हैं। तो सेल एनवेलप दो तरीके के होते हैं प्लांट सेल्स में। आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट प्लांट सेल। तो सबसे बाहर जो कवरिंग होती है वो होती है सेल वॉल की, और उसके अंदर जो सेकेंड कवरिंग होती है जो पूरे सेल को कवर करता है वो सेल मेम्ब्रेन की होती है। तो पहला कंपोनेंट तो सेल एनवेलप हो गया, और सेकंड कंपोनेंट जो होगा प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म भी दो पार्ट से मिलके बना है, एक है साइटोप्लाज्म और दूसरा है न्यूक्लियस। अब मेनली अगर हम देखे जाएं तो जो साइटोप्लाज्म है वो एक ऐसा एरिया है सेल का जहाँ पे सारी की सारी एक्टिविटीज़ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस प्लांट सेल में सेंट्रल लोकेटेड ना होके ई सेंट्रिक होता है, मतलब सेंटर से थोड़ा सा दूर होता है, क्योंकि प्लांट सेल में 90% जो स्पेस होती है वो वैक्यूल कवर कर लेता है। जो न्यूक्लियस होता है वो चार कंपोनेंट से मिलके बना हुआ होता है। पहला होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर की परत सबसे ऊपर वाली। दूसरा न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क कलर की स्टेन्ड बॉडी होती है जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाता है। और फोर्थ होता है क्रोमेटिन, किसी भी सेल के अंदर जो उसकी जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्रोमेटिन के फॉर्म में, यूकैरियोटिक सेल की बात अगर हम करें तो वो क्रोमेटिन के फॉर्म में होती है। और जब सेल डिवाइड करता है तो ये जो क्रोमेटिन होते हैं वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म, जो मेन एरिया है जहाँ पर सारी की सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। तो साइटोप्लाज्म को भी दो पार्ट्स में बांट दिया गया, एक उसका सॉलिड पार्ट और एक उसका लिक्विड पार्ट। जो सॉलिड पार्ट था उसको ट्रोफोप्लाज्म बोलते हैं, और जो लिक्विड पार्ट है उसको हाइलोप्लाज्म बोलते हैं। ट्रोफोप्लाज्म को फर्दर और क्लासीफाई किया गया था दो रीजन्स में, दो जोन्स में। पहला जो था वो था मेटाबॉलिकली एक्टिव पार्ट, मतलब वो कंपोनेंट
वो सॉलिड कंपोनेंट साइटोप्लाज्म के जो लिविंग होते हैं, जो लिविंग एक्टिविटी शो करते हैं। और दूसरा था मेटाबॉलिकली इनएक्टिव पार्ट, मतलब वो सॉलिड पार्ट जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है लेकिन वो डेड हैं, वो कोई एक्टिविटी शो नहीं करते हैं खुद से। इनको मेटाबॉलिकली इनएक्टिव पार्ट को और भी नाम दिए गए, जैसे ड्यूट्रोप्लाज्म, एर्गैस्टिक सब्सटेंसेस और सेल इंक्लूजन्स। ये अलग अलग नाम है जो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव पार्ट को दिए गए हैं। अगर हम मेटाबॉलिकली एक्टिव पार्ट की बात करें जो लिविंग होते हैं, तो इनको इनके मेम्ब्रेन के बेसिस पर 3 ग्रुप्स में क्लासीफाई कर दिया गया। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल जिनमें 2 परतें होती हैं, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल जिसमें 1 परत होती है, और मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल जिसमें एक भी मेम्ब्रेन नहीं होती। तो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल में 2 ही नाम आते हैं, प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया। प्लास्टिड के अंदर हमारा क्लोरोप्लास्ट भी आता है, इसलिए उसको अलग से नहीं लिखा है। ये याद रखना है कि डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल में प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया आते हैं बस। इसके बाद अगर हम जनरली देखें तो हम मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल की बात करते हैं, जिसमें 3 नाम है, राइबोसोम, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल। ये जो तीनों होते हैं इन पे कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। अगर हमें डबल मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन लेस के नाम याद हो जाएं तो उसके बाद हम सभी जितने भी बचे सेल ऑर्गेनल हैं वो सब सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स में आ जाते हैं। ठीक है, अगर डबल मेम्ब्रेन याद हो गए, मेम्ब्रेन लेस याद हो गए, तो बाकी जितने बचे कुचे होंगे वो सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल होंगे, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, सीलिया, फ्लैजिला, वैक्यूल, ग्लाइऑक्सीजोम, पेरोक्सीजोम, स्पेरोसोम्स। ये सब सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें जो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव पार्ट, ये ड्यूट्रोसोम्स, एर्गैस्टिक सब्सटेंसेस या सेल इंक्लूजन था, इनको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो डेड चीज़ें थी उनको पहली तो हो सकती हैं ऐसी चीज़ें जो स्टोर करके रखी हो, तो स्टोरेज सब्सटेंसेस जिसमें आ जाते हैं फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स, जो सेल अपने अंदर स्टोर करके रखता है। सेकंड होता है सीक्रेटरी सब्सटेंसेस। सीक्रेटरी मतलब जो सेल के द्वारा बनाया जाता है, ऐसा सब्सटेंस जो सेल बना रहा है लेकिन जो डेड है, जिसमें नाम आता है नेक्टर, एंजाइम और हार्मोन्स का। तीसरे सब्सटेंस होते हैं एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, मतलब वो सब्सटेंस जो सेल ने डाइजेशन के बाद या अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बाद बाय प्रोडक्ट के रूप में बनाया और सेल को अब उसकी ज़रूरत नहीं है तो सेल उनको बाहर निकालना चाहता है, तो उसमें एग्जांपल आ जाते हैं गम, रेजिन और टैनिन। एक बार फिर से इस क्लासिफिकेशन को देखते हैं, तो सेल 2 पार्ट का बना हुआ होता है, सेल एनवलप और प्रोटोप्लाज्म। सेल एनवलप 2 होते हैं प्लांट सेल में, दैट इज सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। प्रोटोप्लाज्म को देंगे तो प्रोटोप्लाज्म में 2 कंपोनेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस 4 पार्ट का बना हुआ होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमेटिन। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज़ अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म की, तो साइटोप्लाज्म में 2 तरीके के पार्ट्स, मतलब 2 टाइप के कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, एक तो लिक्विड और अनदर इज सॉलिड। जो लिक्विड कंपोनेंट होता है उसको हम बोलते हैं हाइलोप्लाज्म, और जो सॉलिड पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ट्रोफोप्लाज्म। ट्रोफोप्लाज्म जो सॉलिड सब्सटेंसेस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, या तो वो लिविंग होंगे और एक्टिविटी शो करेंगे, या वो डेड होंगे और नॉर्मली खुद से कोई एक्टिविटी शो नहीं करेंगे। तो उस बेसिस पे उनको 2 कैटेगरीज में बांट दिया गया था, मेटाबॉलिकली एक्टिव पार्ट और मेटाबॉलिकली इनएक्टिव पार्ट। तो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव पार्ट में सारे ऑर्गेनल्स आते थे, जिन ऑर्गेनल्स को मेम्ब्रेन की प्रेजेंस के बेसिस में 3 ग्रुप्स में बांट दिया, डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन लेस। डबल मेम्ब्रेन में आएंगे प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। सिंगल मेम्ब्रेन में आएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, सीलिया, फ्लैजिला, वैक्यूल, ग्लाइऑक्सीजोम, पेरोक्सीजोम। मेम्ब्रेन लेस में आएंगे राइबोसोम, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल। अगर अब हम बात करें मेटाबॉलिकली इनएक्टिव पार्ट में, तो ये वो कंपोनेंट होते हैं जो सेल खुद स्टोर करके रखता है, बनाता है खुद, या फिर वो कोई ऐसे सब्सटेंस है जो उसके काम के नहीं होते हैं। लेकिन ये सभी के सभी जो कंपोनेंट होंगे जो उसने स्टोर किए, बनाए या एक्सक्रीट किए, वो सब के सब डेड होंगे। जैसे कि हम बात करें स्टोरेज में, तो फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स। सीक्रेटरी में जो खुद बनाया उसने, नेक्टर, एंजाइम और हार्मोन। और एक्सक्रीटरी में गम, रेजिन, टैनिन एक्सेट्रा।